भारत का अंडमान आइलैंड, यहाँ पर बड़े अमाउंट में क्रूड ऑयल मिल सकता है और इसको ढूंढने में हम बहुत क्लोज आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना तेल मिल सकता है जिसकी वैल्यू 20 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड हो सकती है। ये इतना ज्यादा है कि अगर हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो हम चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे अमेरिका के बाद। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 132 बिलियन डॉलर खर्च किया था सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने पे। यह पैसा भारत में ही रहेगा। इससे भारत की करेंसी यानी रुपीस की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। जो पैसा बचेगा उसको हम देश के वेरियस प्रोजेक्ट में खर्च कर पाएंगे। भारत का विदेशी भंडार बढ़ता रहेगा और एक पावरफुल आत्मनिर्भर भारत बनके दुनिया के सामने आएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सुनने में तो बहुत अच्छा फील होता है और एक प्राउड की भावना जागती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अलग होती है। क्या जो देश के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा वो 100% सच है या फिर बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जब दुनिया फॉसिल फ्यूल से बाहर निकल के रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है तो इस सिनारियो में इंडिया को इस तरह के प्रोजेक्ट में टाइम और पैसा खर्च करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस नई डिस्कवरी की। बिल्कुल आपको टाइमलाइन के साथ समझाऊंगा कि भारत को आखिर यहाँ पे करना क्या चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये है देश के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट बोल सकते हैं, ये कहा कि इंडिया को अंडमान समुद्र में एक गयाना जैसा जैकपॉट लगने वाला है। एक ऐसा जैकपॉट जो इंडिया की इकोनॉमी को 3.7 ट्रिलियन से सीधा 20 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। मतलब एक डिस्कवरी और इंडिया सुपर पावर बनने के रास्ते पर। आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भाग रही है, जब बड़े बड़े देश फॉसिल फ्यूल्स को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं, तब क्या समुद्र की गहराइयों से तेल निकालना हमारे लिए सच में वर्थ इट होगा? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसा महंगा सपना जिसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? आज हम इस 20 ट्रिलियन डॉलर के दावे का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम टाइमलाइन समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और इसके असली फायदे और नुकसान को भी जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर ये खजाना सच में मिल भी गया तो हमारे आगे काम आने में कितना टाइम लगने वाला है। ये कोई 2 मिनट में नूडल्स बनाने का खेल नहीं है। ये एक मल्टी डेकेड प्रोजेक्ट है। समुद्र के 2000 मीटर से भी ज्यादा नीचे अल्ट्रा डीप वाटर में ड्रिलिंग हो रही है। ये बहुत हाई रिस्क और हाई कॉस्ट वाला काम है। मिनिस्टर साहब ने खुद बताया कि गयाना में 47th वेल में जाकर ऑयल मिला था और हर एक वेल का खर्चा $100 मिलियन, मतलब 46 बार फेलियर। इंडिया में भी ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड बड़ी मात्रा में ड्रिलिंग कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में ऐसे बड़े बड़े दावे पहले भी हुए हैं। याद है जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार या यूपी में सोने की खदान, सब हेडलाइन बन के रह गयी, लेकिन ये जमीन पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई। मान लीजिए कल खबर आती है कि तेल मिल गया, ग्रेट, लेकिन अब असली काम शुरू होगा। वहाँ समुद्र के बीच में प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछानी होंगी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तैयार करनी होंगी। इन सब में आराम से 5 से 7 साल लगने वाले हैं। जब इंडिया की बात हो रही है तो 2 से 3 साल एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ONGC का ही एक दूसरा डीप वाटर प्रोजेक्ट KG-D5 ओरिजिनल शेड्यूल से सालों लेट हो चुका है। तो अगर सब कुछ A1 चला तो भी इस तेल का पहला ड्रॉप मार्केट में आते आते 2030-32 आ जाएगा और ये फील्ड अगले 20 से 30 साल तक प्रोडक्शन देगा। तो टोटल टाइमलाइन क्या हुई? आज से लगभग 8 से 10 साल बाद हमें इसका फायदा मिलना शुरू हो सकता है, और वो भी तब जब हम इस हाई रिस्क गेम में जीत पाए, जिसके बारे में अभी सिर्फ अजम्पशन ही लगाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए हमने ये 8-10 साल का इंतजार किया, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, लेकिन जब तक ये तेल निकलेगा क्या दुनिया को इसकी जरूरत होगी? ये प्रोजेक्ट इंडिया के अपने क्लाइमेट गोल से बिल्कुल उल्टा जाता है। हमने पेरिस एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशंस हासिल करेंगे। हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक अपनी 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, और यहाँ हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कर रहे हैं जो 2050-60 तक कार्बन एमिशंस करता रहेगा। ये तो वही बात हुई कि आप वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन करें और रोज रात को पिज्जा समोसा पार्टी भी करें।
अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क है स्ट्रैंडेड एसेट्स का। स्ट्रैंडेड एसेट का मतलब है एक ऐसी चीज में पैसा लगा देना जिसकी वैल्यू फ्यूचर में खत्म हो जाए। सोचो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर 2035 में तेल निकालना शुरू किया और तब तक दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने कॉमन हो गए कि पेट्रोल की डिमांड ही गिर गई, तो जो हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उसका क्या, वो तो डूब जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में ही 104 बिलियन डॉलर का स्ट्रैंडेड एसेट रिस्क है। अब सोचिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम अंडमान के हाई रिस्क प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या फिर लगाने वाले हैं, अगर हम ये ग्रीन एनर्जी में लगाए तो क्या होगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट के मुकाबले 12% ज्यादा रिटर्न देता है और उसमें रिस्क भी कम है। प्राइवेट बैंक्स आज भी कोल प्रोजेक्ट को लोन देने से कतरा रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में खुल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तेल हमें फ्यूल सिक्योरिटी देता है, लेकिन उसके लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी हमें असली एनर्जी सिक्योरिटी देती है। सूरज और हवा हमारे अपने हैं, डोमेस्टिक है, फ्री है, इन पर कोई जो पॉलिटिकल टेंशन का असर नहीं होता। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट कैपिटल इंसेंटिव होते हैं, मतलब मशीनें ज्यादा, लोग कम, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर खास करके सोलर बहुत लेबर इंटेंसिव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में क्लीन एनर्जी जॉब्स फॉसिल फ्यूल जॉब से कहीं गुना तेज से बढ़ रहा है। इससे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक लाखों लोकल जॉब्स पैदा होते हैं। तो एक तरफ है तेल का महंगा, रिस्की और पुरानी टेक्नोलॉजी वाला सपना, और दूसरी तरफ है ग्रीन एनर्जी का सस्ता, सेफ और फ्यूचर रेडी रियलिटी। चॉइस क्लियर लगती है ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज पर बात करते हैं। अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी ही चाहिए तो हम तेल के पीछे क्यों भागे, जब हमारे पास सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड है। तेल को एक टाइम पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब मार्केट में एक नया गोल्ड आया है जिसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में मिले 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व्स की। आज के दौर में लिथियम तेल से कम नहीं है। आपके फोन की बैटरी, लैपटॉप और सबसे जरूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सब लिथियम से बनती हैं। आज हम अपनी जरूरत का सारा लिथियम चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम अपना लिथियम निकालने लगे तो सोचिए क्या होगा। सेल्फ रिलायंस, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये असली स्ट्रेटेजिक जीत होगी। देश में ही सस्ती बैटरीज बनेंगी जिससे ईवी सस्ती होंगी और उनका अडॉप्शन तेजी से बढ़ेगा और इससे तेजी से फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया बैटरीज का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जिससे लाखों जॉब्स पैदा होंगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से असली प्रॉब्लम तो यही है जिस पर सरकार का ध्यान जाने के बजाय क्रूड ऑयल जैसे प्रोजेक्ट पे जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलना एक बात है और उसको निकालना दूसरी। इसके ऑक्शन में कोई भी आगे नहीं आ रहा है क्योंकि ये लिथियम मिट्टी यानी क्ले डिपॉजिट में मिला है जिससे निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है और महंगी है। इसकी माइनिंग का खर्चा इतना ज्यादा है कि अभी ये कमर्शियली वायबल नहीं लग रहा, इसीलिए कोई कंपनी आगे नहीं आ रही। तो यहाँ भी कहानी वही है, हाइप वर्सेस रियलिटी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंडमान में तेल के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर का जुआ खेलने से बेहतर है कि हम लिथियम या फिर इसके जैसे और क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इन्वेस्ट करें। ये एक लॉन्ग टर्म लेकिन ज्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि हमें ये समझना होगा कि दुनिया आखिर किस दिशा जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। दुनिया तेजी से बदल रही है। कई देश फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बैन करने की डेट्स अनाउंस कर चुके हैं। नॉर्वे 2025 से पेट्रोल डीजल कार सेल्स बंद। यूके, जर्मनी, इजराइल 2030-35 तक का टारगेट रखा है। कनाडा 2035। इंडिया ने भी ग्लासगो डिक्लेरेशन साइन किया है जिसका टारगेट 2040 है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, कोल पावर प्लांट्स भी बंद हो रहे हैं। यूके 2024 में ही कोल फ्री बन चुका है जब उन्होंने अपने आखिरी कोल प्लांट को बंद किया। पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम पहले से ही कोल फ्री हो चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग केस है चाइना का। चाइना एक अजीब और डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर है। 2023 में चाइना ने अकेले उतना सोलर पावर इंस्टॉल किया जितनी दुनिया ने 2022 में की थी। उनका विंड और सोलर कैपेसिटी टोटल कोल कैपेसिटी से ज्यादा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना नए कोल पावर प्लांट भी बना रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे है उनकी डुअल एनर्जी स्ट्रेटजी। चाइना समझता है कि उनकी एनर्जी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो सिर्फ रिन्यूएबल्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। रिन्यूएबल्स एनर्जी अनियमित होते हैं,
जब धूप या हवा न हो तो पावर बंद है। इसीलिए वो मॉडर्न एफिशिएंट कोल प्लांट को एक बैकअप या स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं ताकि उनकी ग्रिड फेल न हो और 24 घंटे बिजली मिलती रहे। उनका फोकस एनर्जी सिक्योरिटी पे है। वो पुराने गंदे प्लांट्स बंद करके नए साफ प्लांट लगा रहे हैं। चाइना का केस हमें सिखाता है कि एनर्जी ट्रांजिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस और इन्वेस्टमेंट का स्केल साफ साफ रिन्यूएबल की तरफ है। कोल उनके लिए एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर के लिए वो ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और जिस तरह से चाइना आज दुनिया का लिथियम आयन बैटरी का सुपर पावर बन के बैठा हुआ है, उससे यही लगता है कि चाइना आने वाले दिनों में इस मार्केट को कंट्रोल करने वाला है। चाइना की डिपेंडेंसी ऑयल पे बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी पिक्चर देखने के बाद हम वापस अपने 20 ट्रिलियन डॉलर के सवाल पर आते हैं। क्या अंडमान का तेल वर्थ इट है? देखिए, फैक्ट्स तो यही कहते हैं कि अंडमान ऑयल प्रोजेक्ट एक बहुत हाई रिस्क हाई कॉस्ट जुआ है। इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। ये प्रोजेक्ट हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में पीछे ले जाएगा और बिलियंस ऑफ डॉलर के स्ट्रैंडेड एसेट का रिस्क पैदा करेगा। इसका एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट खास करके अंडमान की फ्रेजाइल इकोलॉजी और वहाँ के इंडिजिनियस ट्राइब्स पर इतने ज्यादा है कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसके आगे हमारे पास एक बेहतर, साफ और ज्यादा प्रॉफिटेबल रास्ता है, रिन्यूएबल एनर्जी और लिथियम। इस रास्ते पर चलकर हम सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स ही पूरी नहीं करेंगे, बल्कि लाखों जॉब्स पैदा करेंगे, अपनी इकोनॉमी को फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे और दुनिया में एक क्लीन एनर्जी लीडर के तौर पे उभर के सामने आएंगे। तेल का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम बीते हुए कल के पीछे भागना चाहते हैं या फिर आने वाले कल को गले लगाना चाहते हैं। क्या इंडिया को इस 20 ट्रिलियन डॉलर के सपने के पीछे जाना चाहिए या फिर ग्रीन एनर्जी और लिथियम जैसे फ्यूचर के व्हाइट गोल्ड पर फोकस करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं इतना ही कहूंगा कि जो ये खबर दी गई है, अगर ये खबर आज से 10 से 15 साल पहले मिलती तो शायद आज कुछ और बात होती। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।